हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, हमारी आपका 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग आपका नई बुक करने जा रहे हैं और उस बुक का नाम है समकालीन भारत, जिसको हम लोग ज्योग्राफी के नाम से हम लोग आपका देखेंगे। पूरा अब आपका चैप्टर है और इसी का हम लोग पहला चैप्टर आज अपना कंटिन्यू करेंगे और पहले चैप्टर के अंतर्गत संसाधन और विकास के बारे में पढ़ेंगे। यानी आपका रिसोर्सेज एंड आपका डेवलपमेंट क्या है, इसके विषय में हम लोग गौर करके एक एक आपके चीज़ों को सारों को अच्छे से हम लोग आपका इनको समझेंगे और पढ़ने का प्रयास भी करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, चैप्टर के दौरान कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती है, आप मुझसे बेहिचक कोई भी अपना क्वेश्चन, अपनी क्वेरी आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको जैसे हमारा पैटर्न पता है, आज फिलहाल तो मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा और कल से मैं इसका चैप्टर का आपको नोट रूप आपको तैयार करके दूंगा, शॉर्ट नोट, ताकि अगर आपको पूरे चैप्टर को रिवीजन करना है तो सारे क्वेश्चन आंसर आपको ना पढ़ने पड़े, सारा चैप्टर ना पढ़ना पड़े, बस जस्ट आपका टू द पॉइंट आप चीज़ों को समझें और उनको आपका सॉल्व करें। इस तरह से हम लोग आपका पेपर पैटर्न को लेकर आपका चलेंगे। क्लियर है बच्चों? तो इन सारी चीज़ों को आपको विशेष कर ध्यान रखना है और विशेष कर इन सभी चीज़ों को देखना है। तो फिलहाल हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। बात करते हैं संसाधन और विकास की। जो आपका चैप्टर है हमारे सामने है, पहला यूनिट ही है, पहला चैप्टर हमारे सामने है। आइए हम लोग पढ़ते हैं और इसको देखते हैं। ठीक, सबसे पहले क्या कह रहे हैं, क्या आप उन वस्तुओं का नाम बता सकते हैं जो गांव और शहरों में हमारे जीवन को आराम पहुंचाती हैं? क्या पहुंचाती हैं? जो हमारे जीवन को आराम पहुंचाती हैं। गांव या शहरों में कोई भी ऐसी वस्तु है जिनको आप जानते हैं, तो क्या आप उन्हें बता सकते हैं? बताइए। तो ये उसकी बात कर रहा है। ठीक। अब देखिए, ऐसी वस्तु की सूची तैयार करो और इनको बनाने में प्रयोग होने वाले जो आपके पदार्थ हैं उनका भी प्रयोग करो। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयुक्त की जाती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, जो आर्थिक रूप से सभव्य और संस्कृति के से आपका मान्य है, एक संसाधन हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की आपका रूपांतरण प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थान के परंपरागत आपके कार्यात्मक संबंध में निहित है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ ही आपके क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? इन सब करने के लिए जो अपनी आर्थिक विकास है, इसको करने के लिए तेजी से इन संस्थाओं का निर्माण करते हैं। ठीक। तो सबसे पहले देखना संसाधन क्या है, आप समझेंगे जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और जिस प्रौद्योगिकी से उपलब्ध आपकी चीजें होती हैं, उनको जब हम रेडी करते हैं उसको बोलते हैं आपका संसाधन। क्या बोलते हैं हम उनको? हम उनको रिसोर्सेस कहते हैं। क्लियर है? ये आपको बहुत खूबी बड़े अच्छे से स्पष्ट होना चाहिए कि आपका रिसोर्सेस क्या है और आप इसको बड़े अच्छे से आपका समझ भी सकते हैं कि आप किसको रिसोर्सेज मानते हैं। ठीक। क्या आप क्या आप भी अन्य लोगों की तरह ही संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिमाण है। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कह रहे हैं जो मानव है वो स्वयं क्या है? आपका संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करते हैं, उन्हें प्रयोग करते हैं। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव, संपदा के आधार पर नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य। ठीक। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत और सामुदायिक, अंतर्राष्ट्रीय। विकास के स्तर के आधार पर संभवी और विकसित भंडार और संचित कोष। ये सारी चीजें ऐसे हैं जो इस आधार पर आपका होते हैं और इस आधार पर आपका संभवतः ये चलित है। अब देखिए, अब कह रहे हैं संसाधन, प्रकृति और मानवीय। संसाधन दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, एक वो संसाधन है जिनको हम क्या कहते हैं, आपका प्राकृतिक, जो हमें क्या दिए हैं, हमारे प्रकृति ने हमको दिए हैं। दूसरे हैं मानवीय निर्मित, जिनको मानव ने बनाया है। तो हमारे पास रिसोर्सेज के दो मीडियम हमारे पास हो गए। कोई आपसे पूछने लग जाए कि संसाधन के दो माध्यम कौन से हैं, तो आप कह सकते हैं संसाधन के दो माध्यम हैं। एक माध्यम है प्राकृतिक और दूसरा है मानवीय।
आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं आपका मानवीय को। मानवीय में देखिए संरचनात्मक एवं आपके संस्थाएं, यानी कि जो इन चीजों को आपका क्रिएटिव करती हैं, उनको बनाती हैं, ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन होगा। और दूसरा है जो इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी का क्या करती हैं, आपको कंट्रोल करती हैं, उनको हम लोग आपका देखेंगे। तो क्वांटिटी प्लस आपका कंट्रोलिंग जो पावर है, उस पर हम लोग आपका बात करेंगे और उनको ही हम लोग आपका गौर करके एक एक करके बहुत अच्छे से हम लोग इनको देख लेंगे और उस पर बात भी करेंगे। ठीक, अगला है नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय। तो सबसे पहले समझते हैं आपका अनवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब होता है जिनको हम लोग आपका एक बार आपका प्रयोग कर कर दोबारा उनको प्रयोग कर सकते हैं। अनवीकरणीय का मतलब है कि जिसको एक बार प्रयोग कर लिया उसको दोबारा हम प्रयोग नहीं कर सकते। तो ऐसे में सबसे पहले आप देखिए सतत आपका अथवा प्रवाह जो आपका कंटिन्यूअस आपके फॉर्म में रहता है। तो आपको पता होना चाहिए जल, पवन, ये सब क्या है, ये आपको कंटिन्यूअस फॉर्म में है। जैव का आप बात करेंगे, जैव को, जैव आपको दिखाई देगा। एक आपका प्राकृतिक वनस्पति होगा, दूसरा होगा वन्य जीव। क्या होगा? दूसरा होगा वन्य जीव। इसमें आपका आपका चक्रीय, धातु, अचक्रीय, जैसे आपके जीवाश्म ईंधन, ये सारी चीजें क्या हैं, इसके अंतर्गत आपका सम्मिलित है। संसाधन के दो प्रकार, कह रहे जो हमारे आपके संसाधन है, इसके दो प्रकार हैं। इन दो प्रकारों को हम लोग जो है गौर करके एक एक करके हम लोग इसमें देखेंगे। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। कह रहे अगर आप लोग संसाधनों की बात करो तो संसाधन उत्पत्ति के आधार पर कैसे हैं? दो प्रकार का जो मिलेंगे आपको संसाधन मिलेंगे। पहला है जैव संसाधन, दूसरा है अजैव संसाधन। जैव आपका संसाधन को पढ़िए और अजैव संसाधन को पढ़िए। इन संसाधनों की वृद्धि जीव मंडल से होती है। इनमें जीवन पर्याप्त है, जैसे मनुष्य, वनस्पति, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, आपका पशुधन आदि। वे सारे संसाधन जो आपका निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। किनसे बने हैं? निर्जीव आपके वस्तुओं से बने हैं, वो अजैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आपके चट्टानों और धातु। ठीक। समाप्यता के आधार पर नवीकरण योग्य संसाधन, कह रहे जो आपके नवीकरणीय योग्य संसाधन हैं, इनको थोड़ा सा हम लोग आपका देखते हैं, गौर करके हम लोग बात करें तो दो चीज हैं, नवीकरणीय योग्य संसाधन। ठीक, वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या रासायनिक अभिक्रिया द्वारा आपका नवीकृत या पुनर्कृत उत्पन्न किया जाता है, जिनको क्या करते हैं हम आपका भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा हम क्या करते हैं, उनको पुनः उत्पन्नित किया जा सकता है। यानी कि एक बार अगर हमने कोई भौतिक संसाधन ले लिया, ठीक, हम उसको पुनः यूज कर सकते हैं, हम उसको रिसाइकल कर सकते हैं, तो हम क्या कहते हैं, उनको पुनरुत्पादित कहा जाता है। उन्हें नवीकरणीय योग्य अथवा पुनः पूरित योग्य संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं हम उनको? नवीकरणीय योग्य अथवा पुनः पूरित योग्य संसाधन कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर सौर तथा पवन ऊर्जा, जल, वन तथा अन्य जीव अन्य संसाधनों को सतत और प्रवाह संसाधनों में आपका विभाजित किया जाता है। ठीक, इन सभी चीजों को हम लोग आपका देखते हैं और इन संसाधनों को सतत और प्रवाह रूप से आपका जो है विभाजित जो है किया जाता है। ठीक, ये हमको देखना है। तो अभी जितना हमने देखा है इसमें सबसे पहले अजैव, यानी कि इन संसाधनों जीव मंडल से होती है, जैसे मत्स्य, आपके प्राणी जाति, ये सब आजीव होते हैं जो आपके निर्जीव वस्तु होते हैं। समाप्यता के आधार पर दो प्रकार को हमने पढ़ा, नवीकरणीय संसाधन योग्य। तो सबसे पहले जितना हमने पढ़ा है, इसमें कोई किसी की क्वेरी, कोई डाउट आपका रह रहा है तो मेरे प्यारे बच्चों, आप उससे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा अगर किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, आपने देख लिया मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ जाएं। अगला इसमें हम लोग बात कर रहे हैं अनवीकरणीय संसाधन की। इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है।
यानी एक बहुत लंबा जो आपका हमको समय आपका ट्रैवल करना करता है, आपका बेसिकली बात करूँ भू विज्ञान का मतलब है आपका पृथ्वी के अंदर उनको बहुत लंबा समय लगता है, आपका किसी चीज़ को आपका डेवलप होने की। जैसे आपका खनिज है, जीवाश्म ईंधन है, ये एक दिन में तैयार नहीं होते, इनको तैयार होने में कई लाख, कई हज़ार वर्ष का समय लगता है, ठीक? फिर इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं, इनके बनने के लिए लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातु, पुनर्चक्रीय और कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म, जीव ईंधन एक बार प्रयोग के बाद साथ ही खत्म हो जाते हैं। अगर आपने इनको एक बार आपके प्रयोग में कर लिया तो दोबारा इनको आपका रिचार्ज नहीं किया जा सकता। तो ये क्या है? जीवाश्म ईंधन अचक्रीय। कैसे हैं? अचक्रीय संसाधन है। हम उनको दोबारा आपका रिचार्जेबल जो है आपका नहीं कर सकते। ठीक? ये हमको इसमें देखना है। अब है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर हम लोग अगर इसके बात करें तो स्वामित्व के आधार पर अगर आप इनको समझोगे तो बड़ा स्पष्ट रूप से क्या दिखाई देगा आपको कि स्वामित्व में दो चीज हैं। पहला है व्यक्तिगत आपके संसाधन, किसी के अपने पर्सनल संसाधन, जैसे संसाधन निजी व्यक्ति के स्वामित्व में भी होते हैं। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है जिसके बदले वे सरकार को लगान चुकाते हैं। कैसे हैं? सरकार द्वारा आवंटित कुछ वो आपका भूमि होती है जिसके बदले वो आपका लगान चुकाते हैं। गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी भी होते हैं पर वो बहुत भूमिहीन होते हैं। शहरों में लोग भूखंड, घरों तथा जायदाद के मालिक होते हैं, जैसे बाग, चारगाह, तालाब, कुएं आदि जल संसाधन। इनके आपके क्या हैं? ये सब निजी स्वामित्व के ही एग्जाम्पल है। कैसे हैं? ये सब आपका निजी स्वामित्व के ही आपके संसाधन है। अपने परिवार के संसाधनों की एक सूची तैयार करो। कह रहे जो अपने परिवार है उसके संसाधनों की एक आपको सूची जो है आपको तैयार करनी है। जैसे क्या है कि सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, कि अब कुछ ऐसे हैं जो आपके सामुदायिक हैं जिन पे आपका सबका अधिकार है। उन संसाधनों की अगर हम लोग बात करें, ये संसाधन समुदाय के सभी समुदायों को उपलब्ध होते हैं। गांव की समतलता भूमि जैसे आपका चरण भूमि, शमशान भूमि, तालाब इत्यादि। नगरीय क्षेत्रों को सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल, खेल के मैदान वहाँ के रहने वाले लोग भी उपलब्ध कराते हैं। कैसे होते हैं? ये इन सारी चीजों को अच्छी तरह से इनको उपलब्ध कराया जाता है। राष्ट्रीय संसाधन की बात करें हम कि राष्ट्रीय संसाधन क्या है? तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है, वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिकृत आपका कर सकती है। अपना देखा खड़ा होकर आपके सड़कें, नहरें, रेलवे लाइन व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनाई गई हैं। ठीक? शहरी विकास प्राधिकरण को भूमि के भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया गया है कि जो शहर का क्षेत्र है वो क्या कर सकता है, आपका शहरी क्षेत्र में जो अथॉरिटी है वो आपका लैंड एक्विजिशन कर सकती है। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन, वन्यजीव राजनीतिक सीमाओं के भीतर सारी भूमि में 12 आपके समुद्री मील तक महासागरीय भू क्षेत्र व इसमें पाए जाने वाले संसाधन की राष्ट्र संपदा है। कैसी है? आपका जो राष्ट्र की संपदा है वो आपको इसमें देखने के लिए जो है बेसिकली मिल सकती है। ठीक? तो इनको देखना है। अगला अगर आप इसमें बढ़ोगे तो अगला इसमें मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। क्या मिलेगा? अंतर्राष्ट्रीय जो आपका संसाधन है वो इसमें दिखाई देगा। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधन को आपका नियंत्रित करती हैं। कुछ ऐसा है, कुछ इंटरनेशनल आपका मॉनिटरिंग बॉडी हैं जो आपको रिसोर्सेज को नियंत्रण करती है, यानी कि कंट्रोल करती हैं। जैसे कह रहे हैं कि अगर कोई आपका तटवर्तीय रेखा का 200 समुद्री मील तक दूरी में आपके खुले महासागरीय संसाधनों पर उस देश का अधिकार नहीं है। यानी कि कहाँ तक है? अगर आप 12 समुद्री कल आपका नॉटिकल मील तक तो क्या होती है? उसकी बाउंड्री लाइन होती है। ठीक? उससे आगे तक वो क्या कर सकता है? अपनी नॉटिकल समुद्री मील से वो संसाधनों का उपभोग कर सकता है, निकाल सकता है, लेकिन 200 से अधिक नहीं निकलता। वहाँ क्या जाती है? अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर लाइन आ जाता है। इन संपदाओं को अंतर्राष्ट्रीय संस्था की सहमति के बिना उपयोग में नहीं किया जा सकता। यानी कि इंटरनेशनल जब तक जो इंस्टीट्यूशन है जब तक वो अपनी परमिशन नहीं देंगे आप उनका प्रयोग जो है
नहीं कर सकते। तो आप इनके प्रयोगों को भी ध्यान में रखकर आपको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए कि आपका किस तरह से ये सारे चीज़ें को हम इनको ज्ञात कर सकते हैं, इनको निकाल सकते हैं। जैसे क्या कह रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि भारत में अपजन आर्थिक क्षेत्र से दूर हिंद महासागर की आपके तलहटी में मैंगनीज ग्रंथि का खनन अधिकार करने का अधिकार है। कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की पहचान करो। और कह रहे कुछ ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हैं आप जिनकी क्या करनी है, आपको जिनकी पहचान करनी। देख लिया इतना, चले आगे बढ़ते हैं और इस पर थोड़ा सा कुछ विचार भी करते हैं। जैसे देखिए, विकास के स्तर के आधार पर संभावित संसाधन, ये वे संसाधन हैं जो आपका किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया जा सकता। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग में विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की अपार संभावना है। कह रहे राजस्थान और गुजरात में आपका पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की क्या है, अपार संभावना। आप जानते हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, सूर्य की किरणें आपका पैरेलल आपके लंबवत पड़ती हैं, तो ऑब्वियस बात है कि हम यहाँ पर सौर ऊर्जा को बड़ा अच्छे रूप से मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पर जो हवाएं हैं वो आपका वर्ष भर सतत रूप में यानी कि कंटिन्यूस फॉर्म में चलती हैं। क्लियर है ना बच्चों? ठीक। तो इस तरह से हमारे पास आपका नेचुरल रिसोर्सेज की अपार संभावना है, परंतु इन्हें सही ढंग से विकसित नहीं किया गया हुआ है। यानी कि अगर हम इनको सही से आपका डेवलपमेंट कर लें, सही रूप से इनको आपका देख लें, तो फिर तो हमें किसी प्रकार की कोई टेंशन, कोई लेने की बात, कोई सोचने का आपका है ही नहीं कि हम इनको क्या सोच सकते हैं, किस तरह से हम इनको ले सकते हैं। विकसित संसाधन की बात कर रहे हैं कि आपका डेवलपिंग जो आपका रिसोर्सेज हैं वो क्या है, वे संसाधन जिनका उपयोग सर्वेक्षण के आधार पर किया जा चुका है, इनका उपयोग गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर किया जाता है। भंडारण की बात करें, अगर वो आपका भंडार है और भंडार की अगर हम लोग बात करें तो हम इसको भंडार को गौर करके बड़ा अच्छे से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव से उसकी पहुंच से बाहर है, भंडार में शामिल है। उदाहरण के लिए जल दो गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक है। अब कह रहे हैं कि कैसे है उपयुक्त चीज, अगर हम लोग इसका एग्जांपल देखें तो जो हमारा जल है दो आपका यौगिक से बना है, दो हाइड्रिक आपके मॉलिक्यूल से बना है, एक बना हाइड्रोजन से, दूसरा बना ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन मुख्य रूप से आपका इनका स्रोत है और मेनली इसका स्रोत क्या है, हाइड्रोजन है, परंतु इसका उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास उन्नत तकनीकी नहीं है, यानी कि कौशल जो ज्ञान है, टेक्निकली ज्ञान वो हमारे पास नहीं है। ठीक। संचित कोश, यह संसाधन भंडारण का ही हिस्सा है। इसमें उपलब्ध तकनीकी के ज्ञान की सहायता में प्रयोग में लाया जाता है, परंतु इसका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। नदियों के जल को विद्युत पैदा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, परंतु वर्तमान समय इसका प्रयोग सीमित पैमाने पर ही रहा है। इस प्रकार बांधों में जल, वन आदि संचित कोष हैं और जिनका विकास भविष्य में आपका किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं, भविष्य में हम इनको कर सकते हैं। संसाधनों के अनुधंधों, शोषण, विशेषकर आपकी परिस्थिति है, संकट पैदा हुए हैं आपके, जैसे भूमंडलीय तापमान, ओजोन परत आवेक्षण, आपका पर्यावरण प्रदूषण और भूमि का निम्नीकरण, ये सारे इसमें क्या है आपके फैक्टर हैं। ठीक। और इनको हम लोग आपका देखते भी। मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज और न्याय संगत आपका बंटवारा आवश्यक हो गया है। कुछ ही व्यक्तियों तथा आपका देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहा है, तो हमारी पृथ्वी का आपका जो वो है भविष्य, वो भी खतरे में पड़ गया है। क्या हो गया है कि वो आपका भविष्य भी खतरे में आपका पड़ गया है। तो आप सोच सकते हैं किस तरह से आपका भविष्य हमारा खतरे में पड़ा है। ठीक, देख लिया। अब कह रहे हैं इसलिए इस तरह से आपका जीवन अस्तित्व में बना रखने के लिए संसाधनों का उपयोग योजना बनाने के लिए अति आवश्यक है। सतत असहनीय सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का एक हिस्सा है।
तो आप उस हिस्से को भी अच्छे से गौर कर आपका देख सकते हैं और इस पर अपनी बात कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, सतत विकास क्या है, इसको मैं कल आपको समझाऊंगा कि आपका पोषीय विकास क्या है और कैसे सरकार इस पर आपका बार-बार ध्यान दे रही है, कैसे हम इसको समझ सकते हैं, क्या-क्या चीजें हैं, इन पर हम लोग आपका गौर करके एक-एक करके इन सारी चीजों को हम लोग आपका देखेंगे, विचार करेंगे और इस पर बात करेंगे। ठीक? चलिए, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है किसी प्रकार की, आपके पूरे आपका चैप्टर से संबंधित, कोई भी बच्चा अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को, अपने डाउट को आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज इस आपके लेक्चर के अंतर्गत हमने संसाधनों को आपके जानने का और समझने का आज फिलहाल हमने कोशिश की। बाकी से जो उसका भाग है, हम लोग आपका नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इसको पढ़ेंगे, इसको अच्छे से देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।